लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस किया था। स्केप्टिसिज्म और रिलेटिविज्म को रिफ्यूट करके ये प्रूव किया था कि नॉलेज पॉसिबल है, और साथ ही ये बताया था कि सेंस परसेप्शन और ओपिनियंस नॉलेज नहीं होते। और नॉलेज की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी थी, JTB, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। और इस लेक्चर में हम प्लेटो का मेटाफिजिक्स समझने की कोशिश करेंगे। मेटाफिजिक्स का मीनिंग है थ्योरी ऑफ रियलिटी। जब प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है और हम डायलेक्टिक का यूज़ करके, रीजनिंग का यूज़ करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो वो नॉलेज किस चीज़ के बारे में है, उस नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या है। प्लेटो नॉलेज के उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म्स कहते हैं। इट मीन्स ये जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो फॉर्म्स के बारे में है। और प्लेटो के मेटाफिजिक्स में ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल, पिज़्ज़ा, सीडी और क्लॉक। अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम पर्टिकुलर्स कहते हैं। पर्टिकुलर्स या ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हो। जो बॉल है वो सर्क्यूलर है, जो पिज़्ज़ा है वो भी सर्क्यूलर है, ऐसे ही जो सीडी और जो क्लॉक है वो सर्क्यूलर है। तो सर्क्यूलर होना एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कोई क्वालिटी या कोई एट्रीब्यूट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है इन ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन इन सब में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ये चारों सर्क्यूलर हैं जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। और इस केस में हमारा जो यूनिवर्सल है वो है सर्क्युलैरिटी। सर्क्युलैरिटी। और यहाँ सबसे मेन पॉइंट जो नोट करने के लिए है कि सर्क्युलैरिटी या फिर यूनिवर्सल एक मेंटल कंसेप्ट है। हमारा माइंड अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अलग अलग चीज़ों में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ऑब्जर्व करके एक मेंटल कंसेप्ट तैयार करता है। उस मेंटल कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। जब सोक्रेटिस डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो इसी मेंटल कंसेप्ट की बात करते हैं, इसी यूनिवर्सल कंसेप्ट की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आप एग्जाम्पल मत बताइए कि सर्क्यूलर क्या है, सीडी सर्क्यूलर है, क्लॉक सर्क्यूलर है, मुझे आप एग्जाम्पल मत बताइए, मुझे आप बताइए सर्क्युलैरिटी होती क्या है। तो वो इस यूनिवर्सल कंसेप्ट को, इस मेंटल कंसेप्ट को वर्ड्स के अंदर, एक डेफिनेशन के अंदर कैच करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस यूनिवर्सल को ही प्लेटो की फॉर्म समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेटो की जो फॉर्म है इससे पूरी तरह अलग है। प्लेटो कहते हैं कि आपका जो मेंटल कंसेप्ट है, ये जो सर्क्युलैरिटी है, ये जो आपका यूनिवर्सल है, ये किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिनोट करता है, किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की ओर इशारा करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ पेन वर्ड का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये जो पेन वर्ड है ये इस पेन की ओर इशारा करता है। तो ठीक इसी तरह से प्लेटो कहते हैं कि जब आप कहते हैं सर्क्युलैरिटी, तो आपका ये जो वर्ड है ये किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की ओर इशारा करता है। और वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहीं एग्जिस्ट करती है अलग वर्ल्ड में। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहीं अलग एग्जिस्ट करती है किसी अलग वर्ल्ड में। तो देखिए ये जो सर्क्युलैरिटी ये जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मेंटल कंसेप्ट है, ये सब्जेक्टिव है। ये हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो सर्क्युलैरिटी की फॉर्म है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो किसी अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। उस वर्ल्ड को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। किसी अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। और वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। और हमारा जो मेंटल कंसेप्ट होता है वो उस फॉर्म की एक शैडो होता है, उस फॉर्म की एक इमेज होता है। जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है, यहाँ पर ये इमेज इस पर्सन की इमेज है। अब ये जो पर्सन है ये रियल पर्सन है, ये जो पर्सन है ये रियल पर्सन है, और ये इसकी एक शैडो या फिर इमेज है। तो ठीक इसी तरह से हमारे माइंड का जो कंसेप्ट है वो उस फॉर्म का, उस अल्टीमेट फॉर्म का एक शैडो है, एक इमेज है। तो ये डिफरेंस आपको नोट करना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 ब्यूटीफुल एंटिटीज़ हैं, 4 ब्यूटीफुल इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हो। और इन चारों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके हमारा माइंड एक कंसेप्ट बनाता है, द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी।
इन चारों ब्यूटीफुल एंटिटीज़ को ऑब्जर्व करके हमारा माइंड एक कंसेप्ट बनाता है, द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। अभी जो ब्यूटी है ये सब्जेक्टिव है, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है और ये हमारे माइंड का एक कंसेप्ट है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि एक रियल ब्यूटी अलग से एग्जिस्ट करती है। एक ब्यूटी नाम की फॉर्म जो है वो कहीं एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करती है, उसका अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है, एक ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है उसका, और वही रियल ब्यूटी है। और इसका उसके साथ क्या कनेक्शन है? अब ये देखिए, जैसे कोई ब्यूटीफुल एंटिटी है, उसकी एक शेडो या फिर एक इमेज होती है, ठीक उसी तरह से ये जो ब्यूटी नाम की फॉर्म है, इसकी शेडो या इमेज हमारा मेंटल कंसेप्ट होता है। मतलब हमारा जो मेंटल कंसेप्ट है उस अल्टीमेट फॉर्म की एक शेडो है, उस अल्टीमेट फॉर्म की एक इमेज है। जैसे कोई चीज़ होती है उसकी एक शेडो होती है, इमेज होती है, वैसे ही हमारा जो मेंटल कंसेप्ट है ये भी उस ब्यूटी का एक शेडो या कंसेप्ट, शेडो या इमेज है। और ये काफ़ी स्ट्रेंज है सुनने में, अगर हम इसको इस तरह से बताते हैं तो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस डेफिनेशन से समझते हैं तो आपको ये समझना काफ़ी ईजी लगेगा, जैसा कि मुझे लगा था। फॉर्म्स आर द एटर्नल ट्रूथ्स दैट आर सोर्स ऑफ ऑल रियलिटी, कि ये एटर्नल ट्रूथ्स होते हैं, ऐसे ट्रूथ्स होते हैं जो एटर्नल हैं और वो पूरी रियलिटी का सोर्स होते हैं। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। प्लेटो ने अपने किसी भी डायलॉग में फॉर्म्स को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, और साथ ही वो पूरी लाइफ कोशिश करते रहे कि कैसे मैं इस डेफिनेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी डेफिनेशन में या उसको एक्सप्लेन करने में। लेकिन प्लेटो का एक लेटर है जिसको हम कहते हैं 7th लेटर ऑफ प्लेटो, उसमें वो फॉर्म्स को बहुत ही डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं। वो 5 पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स हैं नेम, डेफिनेशन एंड इमेज। 4th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलैरिटी, या अंडरस्टैंडिंग की वो बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा, उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन ज़रूर होगी, और उसकी कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी। और इन तीनों चीज़ों के थ्रू, इन तीनों क्लासेस के थ्रू हम उसकी अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। इसको हम एक सर्कल के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सर्कल की बात कर रहे हैं, येलो कलर ये रहा। मान लीजिए हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल के केस में जो नाम है वो सर्कल होगा, सर्कल का नाम सर्कल ही होगा, बहुत सिंपल। और सेकंड है डेफिनेशन, जो सर्कल है उसकी एक डेफिनेशन होगी। सर्कल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक क्लोज्ड शेप जिसके जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ऐसी आप एक सर्कल की डेफिनेशन अज्यूम कर सकते हैं। तो सर्कल की एक डेफिनेशन होगी। थर्ड है इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उसकी एक इमेज भी होगी। तो सर्कल के केस में आप इसको डायग्राम भी कह सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस हैं जिससे हमें नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग गेन होती है। इन 3 क्लासेस के थ्रू हम नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। सर्कल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलैरिटी। मतलब हमारे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट बिल्ड होता है कि सर्कुलैरिटी क्या है, हम इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद प्लेटो कहते हैं कि ये जो मेंटल कंसेप्ट है सर्कुलैरिटी, इससे अलग एक सर्कुलैरिटी की फॉर्म है जिसे हम कहते हैं द सर्कुलैरिटी इटसेल्फ। और वो फॉर्म जो है इन चारों से अलग है। वो ना ही नेम है, ना ही डेफिनेशन है, ना ही इमेज है, ना ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलैरिटी है। वो इन चारों से अलग एग्जिस्ट करती है, एक अलग वर्ल्ड में, एक अलग रियल्म में एग्जिस्ट करती है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ का नाम है, जो किसी भी चीज़ का नाम है वो चेंज किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो सकती है या इम्प्रूव की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। और ऐसा ही इमेज के साथ है, ऐसा ही डायग्राम के साथ है, चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी होता है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी रॉन्ग हो सकती है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ये जो द सर्कुलैरिटी इटसेल्फ है ये चेंजलेस है, ये चेंजलेस है, ये कभी चेंज नहीं होता। इसको इम्प्रूव होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये परफेक्ट है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट ना हो, लेकिन जो सर्कुलैरिटी इटसेल्फ है वो हमेशा परफेक्ट होती है। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जिस फॉर्म की वो बात कर रहे हैं वो इन चारों से अलग है। नेम, डेफिनेशन, इमेज और अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो मेंटल कंसेप्ट है, इन सबसे अलग
एक सर्क्युलैरिटी इटसेल्फ, वो उस फॉर्म को इस वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक पर्सन प्लेटो से कहते हैं कि मुझे हॉर्स नज़र आते हैं, मतलब जो घोड़े हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन हॉर्सनेस नज़र नहीं आ रही। तो इस पर प्लेटो कहते हैं कि आपके पास आंखें तो हैं, लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, और ये जो हॉर्सनेस है ये सिर्फ इंटेलिजेंस से देखी जा सकती है। और इस फॉर्म से ही नॉलेज पॉसिबल होती है। जैसे मान लीजिए एक बर्ड है, वो बर्ड इसलिए है क्योंकि वो उस बर्ड नाम की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, और हमारा माइंड उस बर्ड को जान सकता है क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो भी उस बर्ड नाम की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलैरिटी की फॉर्म है और मेरे माइंड में उस फॉर्म की शेडो है। मेरे माइंड में जो फॉर्म की शेडो है वो मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और मेरे सामने ये एलसीडी है। ये एलसीडी भी रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि ये एलसीडी जो है, इसकी जो शेप है वो उस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रही है। अब मेरे माइंड में इस एलसीडी की शेप को समझने की एबिलिटी है, क्योंकि वो फॉर्म हम दोनों के बीच में एक लिंक है। मेरे माइंड के थॉट्स और इस एलसीडी की शेप दोनों ही उस फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये नॉलेज पॉसिबल है। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लेटो की इस थ्योरी को स्टडी किया था मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगी थी, लेकिन फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स को स्टडी करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इस थ्योरी की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। और प्लेटो का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनकी जो एकेडमी थी उसके बाहर एंट्री गेट पे लिखा था कि जो पर्सन मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को नहीं समझता, जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, उसका अंदर आना मना है। तो फिलॉसफी जो है और जो मैथमेटिक्स है वो आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इट मीन्स आप पहले से आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जो एरिया का फॉर्मूला है वो कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ एक थॉट या एक मेंटल कंसेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे बहुत से फॉर्मूलाज हैं जो कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। कुछ डायलॉग्स हैं जहाँ पे प्लेटो फॉर्म्स को माइथोलॉजिकल वे में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे प्लेटो की कुछ फॉर्म्स हैं, ब्यूटी, जस्टिस, लव, विजडम। इनको वो होमरिक सेंस में, यानी ग्रीक माइथोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्यूटी की फॉर्म को वो ग्रीक गॉडेस हैं एक एफ्रोडाइट के नाम से, उससे कंपेयर करते हैं। इरोस नाम के एक देवता हैं, ग्रीक देवता हैं, जो लव को रिप्रेजेंट करते हैं। और एथीना नाम के गॉडेस हैं जो विजडम को शो करती हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से ग्रीक गॉड को वो कौन सी फॉर्म के साथ मैच करते हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे गॉडेस एफ्रोडाइट हैं और जो ब्यूटी की फॉर्म है वो दोनों ही एटर्नल हैं, वो दोनों ही किसी अलग रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, और वो दोनों ही इस वर्ल्ड के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब से अलग हैं, और दोनों ही परफेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेटो की फॉर्म्स हैं और जो माइथोलॉजिकल गॉड्स हैं उनके बीच में एक सिमिलैरिटी है। मैं जानता हूँ कि मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप प्लेटो और सोक्रेटिस में एक डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस तो नहीं कह सकते, एक्सटेंशन कहा जा सकता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ जस्टिस, तो उनका फोकस किसी भी कंसेप्ट को डिफाइन करने में है। लेकिन प्लेटो इस पॉइंट को और आगे ले जाते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल क्यों है, जो सर्कल है वो सर्कुलर क्यों है। यहाँ पर हम व्हाट से वाई पर चले जाते हैं, क्या से क्यों पर चले जाते हैं। प्लेटो का आंसर है कि कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि वो उस ब्यूटी की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रही है। एक यूनिवर्सल एंड मेटाफिजिकल फॉर्म है ब्यूटी, जो अपने आप में कहीं एग्जिस्ट कर रही है हमारे माइंड से बाहर, और कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल तभी हो सकती है जब वो उस फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन प्लेटो को ऐसा क्यों लगता है कि ये फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं? क्या वो कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं फॉर्म्स के लिए? तो एक्चुअली वो कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन वो सभी आर्ग्यूमेंट्स उनके अलग अलग डायलॉग्स में दिए गए हैं।
और उनके सभी आर्ग्यूमेंट्स को मैं एक सिस्टमैटिक वे में शो करने की कोशिश करूंगा। सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। उसमें हमने स्टडी किया था कि प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल है और नॉलेज स्टेबल है, यानी ये बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, चेंजलेस है, और हम इसको डायलेक्टिक और रीजनिंग की हेल्प से गेन कर सकते हैं। इसको हम सेंसेस के थ्रू गेन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वर्ल्ड है इसमें कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है, और हमारी सेंसेस हमें सिर्फ इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। इट मीन्स अगर नॉलेज चेंजलेस है तो वो नॉलेज इस चेंजिंग वर्ल्ड की नहीं हो सकती। अगर हमारा सेंस परसेप्शन नॉलेज नहीं है तो भी जो नॉलेज है वो इस फिजिकल वर्ल्ड की नहीं हो सकती। इट मीन्स ये नॉलेज किसी अलग वर्ल्ड की है, एक ऐसा वर्ल्ड जिसको प्लेटो कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। और इस आर्ग्यूमेंट को एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि ये नॉलेज के नेचर पर बेस्ड है। नॉलेज के जो नेचर है उसके बेस पे ये प्रूव करता है कि इस चेंजिंग वर्ल्ड से अलग एक ऐसा वर्ल्ड है जो स्टेबल है और अनचेंजिंग है, और हमारी जो नॉलेज है वो उसी अनचेंजिंग वर्ल्ड को डिनोट करती है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लीजिए दो एलिफेंट्स हैं ए और बी, और दोनों ही लार्ज हैं, तो लार्ज या लार्जनेस इन दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी इन दोनों में से किसी के जैसी नहीं है। अगर हम दोनों एलिफेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देखते हैं तो भी लार्जनेस नाम की जो प्रॉपर्टी है ये उनके जैसी नहीं होगी, क्योंकि कोई तीसरी चीज़ है वो लार्ज हो सकती है। इट मीन्स लार्जनेस उन दोनों से कोई अलग चीज़ है, जिसको प्लेटो कहते हैं द लार्जनेस इटसेल्फ, या जिसको लार्जनेस की फॉर्म कहते हैं। इसको एक और इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक एवरेज इंडियन डेली 3 घंटे मोबाइल का यूज़ करता है। यहाँ एवरेज इंडियन एक कॉमन कंसेप्ट है, ये सभी इंडियंस के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप इस एवरेज इंडियन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये कहीं मिलने वाला नहीं है। इस एवरेज इंडियन का कोई एड्रेस नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, आप इसको कितना भी सर्च करें आप इसको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये एवरेज इंडियन एग्जिस्ट करता है और डेली 3 घंटे मोबाइल का भी यूज़ कर रहा है। इस एवरेज इंडियन को आप प्लेटो की फॉर्म कह सकते हैं। ये अपने आप में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारा जो मेंटल कंसेप्ट है वो सिर्फ इसकी एक शेडो है। तो ये आर्ग्यूमेंट मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बेस पर शुरू हो रहा है। ये हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके नेचर पर बेस्ड है, इसलिए इसको मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फिर एक थर्ड आर्ग्यूमेंट है सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट। सिमेंटिक मीन्स द स्टडी ऑफ मीनिंग। लैंग्वेज में हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका मीनिंग क्या है, और ये वर्ड्स रियलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि वर्ड्स और मीनिंग के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। इन तीनों को आप ह्यूमन भी कह सकते हैं। अब तीनों का अलग अलग नाम भी है और एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम मीन्स ह्यूमन। ह्यूमन एक कॉमन नेम है। अब लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। राम वर्ड पहले फ्रेंड को डिनोट कर रहा है, श्याम वर्ड दूसरे फ्रेंड को डिनोट कर रहा है, और जो मोहन वर्ड है वो तीसरे फ्रेंड को डिनोट कर रहा है। मतलब हर एक वर्ड जो है, कोई भी नाम जो है वो किसी न किसी चीज़ को डिनोट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉमन नेम है ह्यूमन, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये ह्यूमन वर्ड इन तीनों को भी डिनोट करता है, तीनों पर्सन्स को, और साथ ही और भी बहुत सारे लोगों को डिनोट कर रहा है। लेकिन इतने सारे लोगों का एक कॉमन नेम कैसे हो सकता है? तो इस पर प्लेटो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। एक ह्यूमन नाम की फॉर्म है जो सब में कॉमन है, इसलिए इन सब का नाम सेम है। जो आपके फ्रेंड्स हैं राम, श्याम और मोहन, ये तीनों अलग अलग पर्सन्स हैं, लेकिन इन तीनों पर्सन्स में जो कॉमन फॉर्म है उस फॉर्म का नाम ह्यूमन है। और ये आर्ग्यूमेंट को सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड्स के मीनिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एक और भी आर्ग्यूमेंट है जिसे इम्परफेक्शन आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो सब इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं परफेक्ट फॉर्म्स की। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए एक परफेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कागज़ पर बना एक ट्रायंगल जो होता है वो एक पुअर रिप्रेजेंटेशन होता है एक परफेक्ट ट्रायंगल का। तो कागज़ पर बना ट्रायंगल हो या फिर वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक कॉपी है, एक रिप्रेजेंटेशन है। और इसको इम्परफेक्शन आर्ग्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शो करता है कि इस वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी इम्परफेक्ट हैं। एक और आर्ग्यूमेंट है जो अपोजिट प्रिडिकेट आर्ग्यूमेंट जिसको कहा जाता है। प्रिडिकेट क्या होता है? प्रिडिकेट जैसे एक सेंटेंस में जो वर्ड या फ्रेज सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको प्रिडिकेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसमें ही सब्जेक्ट है और इज़ रीडिंग ए बुक प्रिडिकेट है। जो प्रिडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो प्लेटो कहते हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही टाइम में दो अपोजिट प्रिडिकेट्स यूज़ कर सकते हैं या कई अपोजिट प्रिडिकेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्थ इज़ बिग, अर्थ इज़ स्मॉल। मून के कंपैरिजन में अर्थ बिग है और सन के कंपैरिजन में अर्थ स्मॉल है। तो अर्थ एक ही टाइम पर बिग भी है और स्मॉल भी है, दोनों हैं। इट मीन्स जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट लार्ज या एब्सोल्यूट स्मॉल नहीं है। ये शो करता है कि ये जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इम्परफेक्ट हैं, जिनके बारे में कुछ भी परफेक्ट सेंस में, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कहा जा सकता। और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को प्रिडिकेट, अपोजिट प्रिडिकेट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपको सभी आर्ग्यूमेंट्स याद नहीं रखने, आपको सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करना है। जो मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट है, एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है और सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट है। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स आपको आगे चलकर काम आएंगे, तो आप इनके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो प्लेटो की बुक्स में यहाँ वहाँ मिलते हैं, जिससे प्लेटो ये प्रूव करते हैं कि फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्या ये फॉर्म्स रियल हैं? इस पर प्लेटो क्या कहते हैं? रिपब्लिक नाम की जो बुक है उसमें एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है प्लेटो का। वो किसी पर्सन से पूछते हैं कि यदि आपको नॉलेज है तो क्या वो नॉलेज समथिंग की है या फिर नथिंग की है? तो सेकंड पर्सन कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज होगी तो वो किसी चीज़ के बारे में होगी, मतलब अबाउट समथिंग। तो इस पर प्लेटो कहते हैं कि अगर वो नॉलेज अबाउट समथिंग, समथिंग के बारे में है, तो क्या वो समथिंग रियल होगा या फिर अनरियल होगा? तो सेकंड पर्सन कहते हैं कि समथिंग रियल होगा, क्योंकि किसी भी अनरियल चीज़ के बारे में नॉलेज कैसे हो सकती है? तो ऐसे वो ये प्रूव करते हैं कि ये फॉर्म्स रियल हैं, अनरियल नहीं हैं। लेकिन अगर ये फॉर्म्स रियल हैं तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? ये क्वेश्चन अपने आप में मीनिंगलेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ स्पेशियो टेम्पोरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लागू होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं उन पे लागू होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो नंबर स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए नंबर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये क्वेश्चन ही अपने आप में रॉन्ग है। तो ठीक इसी तरह से जो प्लेटोनिक फॉर्म्स हैं वो भी नॉन स्पेशियो टेम्पोरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए ऐसा मत पूछिए कि ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब स्पेस की बात आती है तो प्लेटो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स से अलग एग्जिस्ट करते हैं किसी और रियल्म में। और जब टाइम की बात आती है तो प्लेटो कहते हैं कि ये टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एटर्नल हैं, ये हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चेंज की। अगर आप ये लेक्चर सीरीज लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे ग्रीक फिलॉसफी में प्रॉब्लम ऑफ चेंज शुरू से एक इश्यू रहा है। प्रॉब्लम ऑफ चेंज एक पैराडॉक्स के जैसा है। ये ऐसा पैराडॉक्स है कि कैसे कोई चीज़ चेंज भी होती है और सेम भी रहती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सीड है और वो एक बहुत ही बड़े ट्री में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब सीड एंड ट्री ये दोनों सेम भी हैं और अलग भी हैं। या फिर आप अपने दोस्त से मिलते हैं काफ़ी सालों के बाद, तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि आप कितने चेंज हो गए हो, आप कितने बदल गए हो। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? या तो आप चेंज होकर एक पूरे अलग पर्सन बन गए हो, एक अलग पर्सन बन गए हो आप, या फिर आप चेंज हो गए हो लेकिन फिर भी किसी वे में सेम हो।
और ये प्रॉब्लम थेली से शुरू होती है जब वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ वाटर, सब कुछ पानी से बना है। तो वहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक ही चीज़ मतलब पानी इतने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद भी सेम रहता है। हेराक्लिटस और परमेनाइडिस इन दोनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी एक्सट्रीम सोल्यूशन दिए हैं। जैसे हेराक्लिटस कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ एक फ्लक्स है, आप एक ही रिवर में 2 बार पैर नहीं रख सकते। और परमेनाइडिस ने कहा कि चेंज इज़ इम्पॉसिबल, और जो भी चेंज आप देखते हैं वो बस एक इल्यूजन है, वो बस आपकी आंखों का धोखा है। अगर हेराक्लिटस की बात को हम सच मान लेते हैं तो नॉलेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी स्टेबल नहीं है तो नॉलेज कैसे हो सकती है। और परमेनाइडिस की बात को सच मानना वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि चेंज एंड मोशन ये हमारे डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं। हेराक्लिटस और परमेनाइडिस दोनों के विचार एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही मोनिज्म को ट्रू मानते हैं। दोनों ये मानते हैं कि रियलिटी किसी एक तरह की कोई चीज़ है, रियलिटी एक है, और मोनिज्म की वजह से वो पूरी रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो दोनों सिर्फ आधी रियलिटी को एक्सप्लेन कर पाए, आधी रियलिटी की बात कर पाए। प्लेटो कहते हैं कि रियलिटी एक नहीं है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिटी आर देयर। 2 डिफरेंट टाइप्स की रियलिटी एग्जिस्ट करती है। एक वर्ल्ड ऐसा है जो हेराक्लिटस के फ्लक्स के जैसा है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, और एक वर्ल्ड ऐसा है जो एटर्नल एंड अनचेंजिंग है, परमेनाइडिस की बीइंग की तरह। अब ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल वर्ल्ड जो है, जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक फ्लक्स है, द चेंजिंग वर्ल्ड, और ये स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता है। और एक वर्ल्ड ऐसा है जो एटर्नल एंड अनचेंजिंग है, जिसको हम रीज़न का यूज़ करके, डायलैक्टिक का यूज़ करके समझते हैं, वो नॉन फिजिकल है और स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। और प्लेटो के इस व्यू को हम कहते हैं मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म। मेटाफिजिकल मीन्स जो रियलिटी है वो ड्यूअलिज्म मीन्स 2 तरह की है। एक तो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है और दूसरा वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। एक विजिबल है जिसको देखा जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता, और दूसरा जो है इनविजिबल है, नॉन फिजिकल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको आप परसीव नहीं कर सकते, लेकिन जिसको रीज़न से समझा जा सकता है, इंटेलिजिबल है। तो ये 2 तरह की रियलिटीज़ हैं प्लेटो के लिए। लेकिन ड्यूअलिज्म की वजह से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ रिलेशन। क्योंकि अगर 2 तरह की रियलिटीज़ हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। प्लेटो कहते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कम रियल है और जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है वो ज़्यादा रियल है। प्लेटो के इस व्यू को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ रियलिटी, कि जो भी रियलिटी है उसकी अलग अलग डिग्रीज हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा रियल हैं, कुछ चीज़ें कम रियल हैं। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा रियल है और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये कम रियल है। लेकिन रियलिटी कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है? जैसे अभी आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं वो मेरी इमेज है, वो मैं नहीं हूँ। और ये जो मेरी इमेज है जो आप देख रहे हैं ये भी रियल है और मैं भी रियल हूँ, लेकिन मेरी इमेज मेरे कंपैरिजन में कम रियल है और मैं अपनी इमेज से ज़्यादा रियल हूँ। अब ये जो इमेज आपके सामने है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो मेरी रियलिटी में कुछ ना कुछ शेयर करती है, मेरी रियलिटी में वो पार्टिसिपेट करती है, और इसी वजह से वो मेरी इमेज है, ना कि किसी और की। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की एक पेंटिंग बनाते हैं, तो वो पेंटिंग आपके फ्रेंड की जो रियलिटी है उसमें पार्टिसिपेट करती है, इसलिए वो आपके फ्रेंड की पेंटिंग है। अब उस पेंटिंग को आप जितना ज़्यादा बेटर बनाते हैं वो उतना ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग जो है वो कम रियल रहेगी और आपका फ्रेंड जो है वो ज़्यादा रियल रहेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो लेस रियल है। ये जो भी एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं ये सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के हैं। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स नॉन फिजिकल है और वर्ल्ड ऑफ जो सेंसेस है वो फिजिकल है। तो ये एग्जांपल प्लेटो के पॉइंट को पूरी तरह से शो नहीं कर रहे। हमें कोई ऐसा एग्जांपल यूज़ करना चाहिए जो फिजिकल रियलिटी एंड नॉन फिजिकल रियलिटी के बीच का जो रिलेशन है उसको प्रॉपर वे में शो कर सके।
जैसे एक प्लेटोनिक फॉर्म है ह्यूमननेस या ह्यूमन प्लेटो की एक फॉर्म है जो नॉन फिजिकल है और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो उस फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल है हिटलर, और सेकंड मैं हूं, और थर्ड एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। अब हिटलर के लिए आप कह सकते हो कि ये ह्यूमन नहीं है क्योंकि इनके काम जो है ह्यूमंस के जैसे नहीं हैं। और जो बहुत ही अच्छा पर्सन है उसके लिए आप कह सकते हो कि ये सही मायने में ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन तो ये होता है। और मेरे लिए आप कह सकते हो कि मैं एक एवरेज ह्यूमन पर्सन हूँ। तो तीनों ह्यूमंस हैं, लेकिन प्लेटो की फॉर्म ह्यूमननेस में तीनों का शेयर अलग अलग है। जो सही मायने में ह्यूमन पर्सन है उसका शेयर बहुत ज़्यादा है, और मेरा जो शेयर है वो बहुत ही एवरेज है, और हिटलर का जो शेयर है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको ह्यूमन नहीं मानते। लेकिन फिर भी एक बायोलॉजिकल सेंस में हम कह सकते हैं कि वो भी ह्यूमन है। तो हम कह सकते हैं कि रियल ह्यूमन पर्सन, एवरेज ह्यूमन पर्सन और इन ह्यूमन पर्सन। तो ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, फिजिकल इंडिविजुअल्स का एक नॉन फिजिकल रियलिटी में पार्टिसिपेट करना, और उस पार्टिसिपेशन के बेस पर कम रियल होना या ज़्यादा रियल होना। लेकिन कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट कितना भी परफेक्ट हो जाए, मतलब कितना भी ज़्यादा परफेक्ट रियलिटी में फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ले, फॉर्म्स के कंपैरिजन में वो हमेशा लेस रियल ही रहेगा। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स की तरह परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट रियल नहीं हो सकता, हमेशा फॉर्म से लेस रियल रहता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और फॉर्म्स के बीच के रिलेशन को हम 5 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए फॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं, यानी फॉर्म्स जो होती हैं वो कॉज या कारण होती हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के लिए। और सेकंड पॉइंट है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फॉर्म्स के जैसे नज़र आते हैं, जैसे किसी पर्सन की जो इमेज है उस पर्सन की जैसी नज़र आती है, इसे कहते हैं रिजेंबल करना। रिजेंबल मीन्स उसके जैसा दिखाई देना। और थर्ड पॉइंट है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अपनी फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने सर्कल की 3 शेप्स हैं और प्लेटो की फॉर्म है सर्क्युलैरिटी। अब उन तीनों शेप्स में कौन सी शेप सर्क्युलैरिटी फॉर्म में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, और जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी वो ज़्यादा सर्कुलर होगी, जो कम पार्टिसिपेट करेगी वो कम सर्कुलर होगी। और फोर्थ पॉइंट है कि फॉर्म्स एक तरह की स्टैंडर्ड होती हैं कंपैरिजन करने के लिए, जज करने के लिए। अब जैसे कौन सी जो शेप है वो सर्कुलर है और कौन सी नहीं, इसके लिए आप इन शेप्स को एक जो परफेक्ट सर्कुलैरिटी है उसके फॉर्म के साथ कंपेयर करते हो और जज करते हो। तो जो परफेक्ट सर्कुलैरिटी की जो फॉर्म है वो एक स्टैंडर्ड है इवैल्यूएशन के लिए। या फिर जैसे आपने हिटलर को और एक अच्छे पर्सन को ह्यूमन की फॉर्म के साथ कंपेयर किया था, और आपने कहा था जो हिटलर हैं वो लेस ह्यूमन है या इन ह्यूमन है, और जो अच्छा पर्सन है वो सही मायने में ह्यूमन है। तो आपकी ये जो फॉर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जज करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए भी हमें फॉर्म्स की नीड होती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये आपको पता है, और इसलिए उनको समझने के लिए हमें फॉर्म्स की नीड होती है। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में सर्कल को स्टडी करते हो, तो आप सिर्फ उस एक सर्कल को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सभी सर्कल्स को स्टडी कर रहे हो। आप एक्चुअल में सर्कल की जो फॉर्म है उसको स्टडी कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। सर्कल की फॉर्म को समझकर आप सारे सर्कल्स को एक साथ समझ जाते हो। तो अभी तक हमने देखा कि फॉर्म्स क्या होती हैं, मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म की बात की, डिग्रीज ऑफ रियलिटी की बात की, और देखा कि जो 2 डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, 2 डिफरेंट टाइप की रियलिटीज़ हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटोनिक फॉर्म्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसके 6 प्रिंसिपल्स हैं जो फॉर्म्स को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रिंसिपल का मीनिंग है उन फॉर्म्स का नेचर क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉमनैलिटी। इट मीन्स एक ही फॉर्म मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो रेड हैं, तो रेडनेस नाम की जो फॉर्म है वो उन सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन है। और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। ये प्रिंसिपल मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म पर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट टाइप्स की रियलिटीज़ हैं, तो ये सेपरेशन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स
और फॉर्म्स के बीच में होता है। कोई भी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो रेड है और जो रेडनेस की प्लेटोनिक फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। फॉर्म्स फिजिकल ऑब्जेक्ट से अलग कहीं एग्जिस्ट करती हैं। और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिडिकेशन। इट मीन्स द फॉर्म ऑफ पी इज पी, यानी पी की जो फॉर्म है वो भी पी होगी। सिंपल वर्ड्स में लार्जनेस की फॉर्म लार्ज होगी, रेडनेस की फॉर्म रेड होगी, सर्कुलैरिटी की फॉर्म जो है वो सर्कुलर होगी। मीन्स जो जिसकी फॉर्म है वो वही होगी। कोल्डनेस की जो फॉर्म है वो कोल्ड होगी, जस्टिस की जो फॉर्म है वो जस्ट होगी। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस। इट मीन्स किसी भी कॉमन प्रॉपर्टी या यूनिवर्सल के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है और वो फॉर्म यूनिक एंड एब्सोल्यूट होगी। इस प्रिंसिपल में 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। फर्स्ट पॉइंट है कि एक यूनिवर्सल के लिए एक ही फॉर्म होगी। जैसे ब्यूटी एक कंसेप्ट है तो ब्यूटी की एक ही फॉर्म हो सकती है। सर्क्युलैरिटी एक कंसेप्ट है तो सर्क्युलैरिटी की एक ही फॉर्म हो सकती है। किसी भी कंसेप्ट के लिए एक ही फॉर्म हो सकती है। मान लीजिए एक पेंटिंग है जो सर्क्युलर भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो ब्यूटी और सर्क्युलैरिटी इन दोनों की एक फॉर्म नहीं हो सकती। 2 कंसेप्ट हैं तो 2 फॉर्म्स होंगी। और सेकंड पॉइंट है कि वो फॉर्म यूनिक होगी। ब्यूटी के कंसेप्ट के लिए अगर एक फॉर्म है ब्यूटीफुल तो वो यूनिक फॉर्म होगी, उसके जैसी या उसके सिमिलर कोई दूसरी फॉर्म नहीं हो सकती। और थर्ड है कि फॉर्म्स एब्सोल्यूट होती हैं। जैसे हमने लार्जनेस की बात की, अर्थ मून के कंपैरिजन में लार्ज है लेकिन सन के कंपैरिजन में लार्ज नहीं है। तो ऐसे अर्थ की जो क्वालिटी है लार्ज, ये रिलेटिव है जो कंपैरिजन या कंटेक्स्ट के बेस पर चेंज हो सकती है। लेकिन लार्जनेस की जो फॉर्म है वो एब्सोल्यूट है, वो हमेशा लार्ज ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। इट मीन्स जो फॉर्म है वो प्योर होती हैं, उनमें दूसरी कोई फॉर्म मिक्स नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये बुक रेक्टेंगल भी है, ये ब्लैक भी है और लाइट वेट भी है। तो इस फिजिकल ऑब्जेक्ट में 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, रेक्टेंगुलैरिटी, ब्लैकनेस और लाइटनेस। लेकिन फॉर्म्स में ऐसा नहीं हो सकता। जो रेक्टेंगुलैरिटी की फॉर्म है वो सिर्फ रेक्टेंगल ही होगी, जो वो ब्लैक रेक्टेंगल नहीं हो सकती। तो प्योरिटी मीन्स जो फॉर्म्स होती हैं वो प्योर होती हैं बिना किसी मिक्सिंग के, और ना ही मिक्सिंग की जा सकती है। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमिटी। सब्लिमिटी को हम क्या कह सकते हैं? परफेक्शन कह सकते हैं। फॉर्म्स रियलिटी और एक्सीलेंस के केस में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म से ज़्यादा कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी रियल नहीं हो सकता और कुछ भी एक्सीलेंट नहीं हो सकता। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने एक टेबल बनाई है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं, आपको और बेटर क्लैरिटी इससे हो जाएगी। अब देखते हैं कि प्लेटो की इस थ्योरी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। वैसे तो इस थ्योरी को प्लेटो के बाद उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने भी क्रिटिसाइज़ किया है और भी बहुत से फिलोसोफर हैं जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेटो खुद अपनी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्लेटो का एक डायलॉग है परमेनाइडिस के नाम से, और उसमें परमेनाइडिस और सोक्रेटिस इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें परमेनाइडिस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और सोक्रेटिस उन्हें आंसर करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो जानते थे कि उनकी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम्स थी और वो इस थ्योरी को कई बार इम्प्रूव भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी डायलॉग्स को रीड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं है, प्रॉब्लम है इस आइडिया को वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में। क्योंकि फॉर्म्स के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो वो एक कंसेप्ट बन जाता है जो फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे अगर मैं ब्यूटी की फॉर्म के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ तो एक्चुअल में मैं ब्यूटी के कंसेप्ट के बारे में सोच रहा हूँ और मैं ब्यूटी के कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ब्यूटी की फॉर्म एक मेटाफिजिकल टाइप कोई चीज़ है जिसको डायरेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसको आप फॉर्म्स का मिस्टिकल नेचर कह सकते हो या फिर आप इसको लैंग्वेज की लिमिटेशन भी कह सकते हो। लेकिन प्लेटो इन फॉर्म्स को क्लियर एंड प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी बुक रिपब्लिक में 3 तरह के मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, द सन, द डिवाइडेड लाइन और द प्लेटोज केव या फिर द एलेगोरी ऑफ केव। और मेटाफर्स का यूज़ हम कब करते हैं? इनका यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी बात को सिंपल वर्ड्स में बताना पॉसिबल ना हो या बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्लेटो भी इसीलिए मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस किया और इस वीडियो में हम जो मेटाफिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि हम एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स को समझकर उन मेटाफर्स को समझ सकें। मैं एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स पर इसीलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ जिससे आप फॉर्म्स को समझ पाएँ, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो उन फॉर्म्स को टच कर सके। उन फॉर्म्स को समझने के लिए एक मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग की नीड है। तो बात करते हैं प्लेटो की बुक परमेनाइडिस में परमेनाइडिस कैसे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी कॉमन प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म होती हैं या फिर ऐसी कौन सी क्लासेस हैं जिनकी फॉर्म्स होती हैं। तो पहले वो सोक्रेटिस से पूछते हैं कि क्या लाइकनेस, यूनिटी और प्लूरैलिटी की फॉर्म्स होती हैं। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि यस, इनकी फॉर्म्स होती हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या जस्टिस, ब्यूटी और गुडनेस की भी फॉर्म होती हैं। तो सोक्रेटिस इस पर कहते हैं कि यस, इनकी भी फॉर्म्स होती हैं। लेकिन उसके बाद परमेनाइडिस पूछते हैं कि क्या मैन, फायर और वाटर, इनकी भी फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर सोक्रेटिस के मन में डाउट पैदा होता है। एक्चुअली वो डाउट फायर और वाटर को लेकर होता है। बुक में रीज़न नहीं दिया गया कि सोक्रेटिस के मन में डाउट क्यों आता है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हम वाटर या फायर की बात करें तो ये दोनों एक कंक्रीट यूनिवर्सल्स हैं। कंक्रीट यूनिवर्सल का मीनिंग है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक ही टाइम पर पर्टिकुलर भी हैं और यूनिवर्सल भी हैं। जैसे पानी का एक गिलास है या फिर एक रिवर है या फिर एक छोटी सी झील है, इन सब में क्या कॉमन है? वाटर। वाटर इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी है। जो भी चीज़ लिक्विड होती है जैसे मोस्टली उसमें पानी होता है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको आप यूनिवर्सल कह सकते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि यूनिवर्सल सिर्फ मेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे रेडनेस ये लार्जनेस, ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन पानी फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। पानी को आप देख सकते हैं, पानी को आप टच कर सकते हैं, तो ये फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पानी एक ही टाइम में एक पर्टिकुलर भी है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी है और एक कॉमन प्रॉपर्टी होने की वजह से यूनिवर्सल भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक पानी, दो पानी या तीन पानी, ऐसे इसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जो पानी है वो सेम पानी है। और ऐसा ही फायर के केस में है। दुनिया में कहीं भी जो फायर जल रही है वो फायर है, वो हर जगह सेम है, तो वो भी एक कंक्रीट यूनिवर्सल है। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि सोक्रेटिस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेनाइडिस पूछते हैं कि क्या मड, हेयर और डर्ट की भी फॉर्म्स होती हैं। तो सोक्रेटिस इस पर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको आंसर नहीं कर पाते कि इनकी फॉर्म्स होती हैं या नहीं होती। फिर सेकंड इशू आता है पार्टिसिपेशन का। प्लेटो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ सेंसेस और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के बीच क्या रिलेशन है। तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्म्स में, या वो फॉर्म्स को शेयर करते हैं, और कभी कभी वो इमिटेट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कागज़ पे, तो वो जो सर्कल है वो सर्कुलैरिटी की फॉर्म को इमिटेट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलर हैं और वो सर्कुलैरिटी की फॉर्म को शेयर करते हैं। अब शेयर करने का क्या मीनिंग हुआ? जैसे हम एक पिज़्ज़ा शेयर करते हैं, एक सर्कुलर पिज़्ज़ा, और हम सभी एक एक स्लाइस ले लेते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म को एक पिज़्ज़ा की तरह शेयर करते हैं, तो पिज़्ज़ा तो सर्कुलर है लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो सर्कुलर नहीं हैं। तो क्या फॉर्म जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं? क्या फॉर्म को डिवाइड किया जा सकता है एक पिज़्ज़ा की तरह? और डिवाइड करने से फॉर्म की शेप बदल जाती है, तो उसमें क्या होगा? तो ये कहना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स प्लेटोनिक फॉर्म्स को शेयर करते हैं, इतना कहना काफ़ी नहीं है, इसकी एक प्रॉपर सेंस नहीं बन रही। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं।
ये क्वेश्चन एक बार तो ऐसा लगता है जैसे यूजलेस क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप एक तरह से फिलॉसफी में अगर आप कुछ भी कहते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप बहुत ही उसको प्रिसाइज वे में कहें, बहुत ही क्लियर एंड एक्यूरेट वे में कहें, पूरी क्लैरिटी के साथ। सिर्फ ये कह देना कि शेयर करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और शेयर के साथ एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्लेटो, वो कहते हैं इमिटेट करना, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फॉर्म्स को इमिटेट करते हैं। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपको बताता हूँ कैसे। इस प्रॉब्लम को थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अगेंस्ट में। तो परमेनाइडिस कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही लार्ज हैं। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं एक एलिफेंट है जो लार्ज है और एक बिल्डिंग है जो लार्ज है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कॉमन चीज़ है? ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये लार्जनेस नाम की जो फॉर्म है उसको शेयर कर रहे हैं, कि लार्जनेस नाम की फॉर्म है और ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप याद कीजिए द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रेडिकेशन। इट मीन्स जो फॉर्म होती है, वो फॉर्म जिस चीज़ को नेम करती है वो फॉर्म भी खुद अपने आप में वही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जनेस नाम की फॉर्म है वो भी लार्ज होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो कोल्डनेस की फॉर्म है वो कोल्ड होगी, जो रेडनेस की फॉर्म है वो रेड होगी, जो हॉटनेस की फॉर्म है वो हॉट होगी। तो इस तरह से, या फिर जो ब्यूटीफुल की जो फॉर्म है, ब्यूटी की जो फॉर्म है वो खुद भी ब्यूटीफुल होगी। तो जो लार्जनेस की फॉर्म है वो भी लार्ज होगी। अगर हम इस लार्जनेस की फॉर्म को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, तो आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, एक लार्जनेस की फॉर्म, एक एलिफेंट और एक बिल्डिंग। अब आप ध्यान दीजिए कि इन तीनों में क्या कॉमन है। ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्जनेस की फॉर्म जो लार्ज है, लार्जनेस की फॉर्म जो लार्ज है, एलिफेंट जो लार्ज है और बिल्डिंग जो लार्ज है, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है लार्जनेस। एक लार्जनेस की एक और फॉर्म बन जाती है और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स इस लार्जनेस के अंदर शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम एक नया ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये लार्जनेस को भी ऐड कर लेते हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये लार्जनेस जो है ये भी लार्ज होगी, इस लार्जनेस की जो फॉर्म है ये भी लार्ज होगी, और ये पहले वाले तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी लार्ज हैं। अगर हम इन चारों का एक ग्रुप बना देते हैं तो ये चारों कौन सी प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म को शेयर कर रहे हैं? तो ये भी लार्जनेस को ही शेयर कर रहे हैं। अगर आप इन सबका ग्रुप बना देते हैं इस तरह से, तो इन चारों में क्या कॉमन है? ये चारों कौन सी फॉर्म को शेयर कर रहे हैं? ये भी लार्जनेस को ही शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। इनफाइनाइट रिग्रेस मतलब एक ऐसी चैन बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। ये एक के बाद एक शेयर होता ही जाएगा और एक के बाद एक जो फॉर्म है वो बनती ही जाएगी। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो प्रिंसिपल हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन कहता है कि जो लार्जनेस की फॉर्म होगी वो उन दोनों ऑब्जेक्ट से पूरी तरह अलग है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रेडिकेशन कहता है कि लार्जनेस की फॉर्म भी लार्ज है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस वो कहता है कि हर कॉमन प्रॉपर्टी की एक ही फॉर्म हो सकती है। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि मैंने जो आपको 6 प्रिंसिपल बताए हैं जो हमने डिस्कस किए थे, उनमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और इस आर्ग्यूमेंट के 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन तो वो है जो प्लेटो की बुक में, जो परमेनाइडिस बुक है उसमें दिया गया है, और दूसरा वर्जन है एरिस्टोटल की बुक में। प्लेटो इस आर्ग्यूमेंट में लार्जनेस वर्ड का यूज़ करते हैं, लार्जनेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, और एरिस्टोटल मैन फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एरिस्टोटल का वर्जन भी सेम है, लेकिन वो हम एरिस्टोटल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या ये फॉर्म्स हमारे माइंड के थॉट्स हैं? तो इस पर सोक्रेटिस कहते हैं कि ये फॉर्म्स हमारे माइंड से अलग नहीं हैं। ये जो भी फॉर्म्स हैं ये हमारे माइंड के आइडियाज़ हैं, मेंटल कंसेप्ट्स हैं, ऐसा वो परमेनाइडिस बुक में लिखते हैं। लेकिन परमेनाइडिस कहते हैं कि जो भी थॉट्स होते हैं वो किसी न किसी रियल चीज़ के बारे में हो सकते हैं। जो चीज़ नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो उसके बारे में थॉट्स तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपने परमेनाइडिस की वीडियो देखी होगी तो उनके 3 एक्सियोम्स आपको याद होंगे। थर्ड एक्सियोम क्या था
कि व्हाट इज़ नॉट मीन्स जो नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए परमेनाइडिस के अकॉर्डिंग जो भी थॉट है वो किसी न किसी रियल चीज़ के बारे में होगा। लेकिन फॉर्म्स के केस में वो रियल चीज़ क्या है, अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो रियल चीज़ होगी क्या उसमें। तो परमेनाइडिस कहते हैं कि आपके सामने अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है रेड। जैसे मान लीजिए तीनों चीज़ों का कलर जो है रेड है और उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है रेड, तो उनकी फॉर्म क्या होगी, रेडनेस। तो ये जो प्रॉपर्टी है उनमें ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रही है। ये तीनों चीज़ें रेड कलर की हैं और ये रेड कलर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। ये आपके सोचने की वजह से नहीं है। आप कुछ भी सोचते रहिए, कोई भी कलर आप सोचते रहिए, उसका कलर रेड ही रहेगा। तो वो कॉमन प्रॉपर्टी उन चीज़ों के अंदर है, उन ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रही है, आपके माइंड पे डिपेंड नहीं है। परमेनाइडिस का एक ऑब्जेक्शन और भी है कि अगर फॉर्म्स किसी अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं तो हम उन्हें जान कैसे सकते हैं। इस वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जो फॉर्म्स हैं वो अपनी दुनिया में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो ऐसे में हमारी इस वर्ल्ड की जो नॉलेज है उससे हम फॉर्म्स के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी अलग दुनिया में है। अब जैसे मान लीजिए जो बुक है रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल नाम की जो फॉर्म है वो ना तो इस बुक के अंदर है, ठीक है, ना ही यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ना ही मेरे माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इस फॉर्म के बारे में जान कैसे सकता हूँ, कैसे नॉलेज गेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्लेटो को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये रिलेशन है कैसा। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो प्लेटो की बुक परमेनाइडिस में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट, जिसको हम एरिस्टोटल की वीडियो में एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन परमेनाइडिस के जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं उसमें वो ऐसा नहीं कहते कि आप इस थ्योरी को ड्रॉप कर दीजिए। उनका सजेशन ये है कि इस थ्योरी पर अभी काफ़ी काम करना बाकी है, इस पर काफ़ी काम करना होगा, इस थ्योरी को इम्प्रूव करना होगा। तो जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनके बेस पर इस थ्योरी को आप फिर से कंसीडर करना ज़रूरी है। तो ये है प्लेटो का मेटाफिजिक्स और हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ सभी पॉइंट्स की। तो हमने इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि फॉर्म क्या है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह समझा। उसके बाद फॉर्म के लिए आर्ग्यूमेंट्स को समझा। एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है जैसे नॉलेज के बेस पे, मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट होता है जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके बेस पे हम फॉर्म को समझते हैं। सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट, वर्ड्स का जो मीनिंग है उसके बेस पे हम फॉर्म्स को समझते हैं। इम्परफेक्शन आर्ग्यूमेंट्स कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सभी इम्परफेक्ट हैं। अपोजिट प्रीडिकेट आर्ग्यूमेंट्स, इससे पता चलता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद हमने देखा एक छोटा आर्ग्यूमेंट कि फॉर्म्स रियल है या नहीं है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम ऑफ चेंज को डिस्कस किया और उसके बाद हमने मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म को समझा कि दो तरह के वर्ल्ड हैं। एक है फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ सेंसेस या विजिबल वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं। एक है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है जिसको सिर्फ माइंड से समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ रियलिटी की बात की कि कुछ चीज़ें ज़्यादा रियल होती हैं, कुछ कम रियल होती हैं। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कम रियल है और जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा रियल हैं। और ये जो मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म है, जो दो वर्ल्ड हैं, सेंसेस का वर्ल्ड और फॉर्म्स का वर्ल्ड, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। सबसे पहला था कॉज, कि जो फॉर्म्स होती हैं वो कॉज, एक कारण होती हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए। रिजेंबल का मीनिंग है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फॉर्म्स के जैसे होते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। पार्टिसिपेट, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी फॉर्म्स के अंदर। स्टैंडर्ड, जो फॉर्म्स होती हैं वो एक स्टैंडर्ड होती हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जज करने के लिए। इंटेलिजिबल, ये जो फॉर्म्स होती हैं ये हमारे इस वर्ल्ड को इंटेलिजिबल बनाती हैं। इंटेलिजिबल मतलब ये इसको समझने लायक बनाती हैं, इसको हम अपने माइंड से समझ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म्स। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म में हमने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस किया। पहला था कॉमनैलिटी, मतलब एक ही फॉर्म जो है वो कई चीज़ों में कॉमन हो सकती है। सेपरेशन का मतलब क्या है कि जो फॉर्म है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट से, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे अलग होती है, सेपरेट होती है। सेल्फ प्रेडिकेशन,
मतलब जो फॉर्म जिसको नेम करती है वो फॉर्म अपने आप में वही होती है। लार्जनेस की फॉर्म लार्ज है, कोल्डनेस की फॉर्म कोल्ड है, रेडनेस की फॉर्म रेड है, ब्यूटी की फॉर्म ब्यूटीफुल है। यूनिकनेस, हर एक मेंटल कंसेप्ट के लिए एक सिंगल यूनिक एब्सोल्यूट फॉर्म होती है। प्योरिटी का मतलब है कि फॉर्म्स मिक्स नहीं हो सकती। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जैसे ये एलसीडी है, ये ब्लैक भी है और ये रेक्टेंगल भी है, लेकिन ऐसी मिक्सिंग कभी उसमें नहीं होती फॉर्म्स के अंदर। सब्लिमिटी को आप कह सकते हैं परफेक्शन और एक्सीलेंट, एटर्नल, ये क्वालिटी है उसकी। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। जो प्लेटो की बुक है परमेनेटिस, उसमें जो परमेनेटिस क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को, उसको भी हमने डिस्कस किया। उसमें वो क्या कहते हैं कि क्या सभी क्लासेस जो होती हैं, सभी जो मेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, क्या सबके लिए फॉर्म्स होती हैं? सभी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या सबके लिए फॉर्म्स होती हैं? जिसमें आपने देखा होगा कि फायर और वाटर के अंदर सॉक्रेटिस कंफ्यूज हो जाते हैं और मड और डर्ट के लिए वो आंसर नहीं कर पाते। और पार्टिसिपेशन और शेयर का इशू भी लेकर आते हैं परमेनाइटिस। वो कहते हैं कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं फॉरम्स के अंदर। या जैसे कोई पिज़्ज़ा है, उसको हम शेयर करते हैं सभी फ्रेंड्स अलग अलग स्लाइस, क्या वैसे शेयर करते हैं या कोई और तरीका है? तो यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं प्लेटो से, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट ये हमने डिस्कस किया कि दो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक जो कॉमन फॉर्म है वो है लार्जनेस। उन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों का एक ग्रुप बना देते हैं, तो एक नई फॉर्म बन जाती है जो तीनों के बीच में कॉमन है। तो एक इन्फिनिट रिग्रेस होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जिसको हम एरिस्टोटल की लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये पॉइंट वेयर इज फॉर्म, इसको शायद हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया कि फॉर्म कहाँ पर है। जो परमानेंटिस्ट कहते हैं कि वो जो फॉर्म है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। जैसे ब्लैकनेस जैसे इस बोर्ड के अंदर ब्लैकनेस है, इस कीबोर्ड के अंदर ब्लैकनेस है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ब्लैकनेस होती है या फॉर्म होती है। सॉक्रेटिस कहते हैं कि फॉर्म हमारे माइंड के अंदर होती है, क्योंकि फॉर्म एक मेंटल कंसेप्ट है, ये हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में नहीं है। और प्लेटो कहते हैं कि ना ही ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में है, ना ही हमारे माइंड में है, ये किसी अलग ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो तीनों का अलग अलग व्यू है, और ये व्यू आगे चल के कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप देखेंगे इसमें। और उसके बाद है नॉलेज इशू। परमेनेटिस कहते हैं कि अगर फॉर्म्स किसी और ही दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं और यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहाँ हम कितना भी स्टडी करते रहें चीज़ों को, कितना भी एनालाइज करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, कुछ भी करते रहें, उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, तो नॉलेज कैसे हो सकती है फॉर्म्स की अगर वो किसी अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं? तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में स्टडी किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन मेटाफर्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं, और इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।